Good morning, students. Today again we will continue with our online classes. So today we will start with the fifth chapter, that is the alien planet, the green movement role. Take out page number 43, chapter 5, the alien planet, the green movement role. This chapter is written by Nani Pakhiawala. In this chapter, the author describes about the condition of the earth, that how our earth get deteriorated, or the condition of the earth is getting worse day by day. So the same thing is destroyed by the author. In this chapter, the author tells that if we can't save our environment, or if we can't save our earth, then the life would not be possible, or the human's life would not be possible on the earth, or we cannot survive on the earth. So let's begin with our chapter. The following article was written by Nani Pakhiawala and published in the Indian Express on 24th November 1994. ये जो फॉलोइंग आर्टिकल है इसको नानी पाखियावाला ने लिखा हुआ है और ये पब्लिश किया गया था इंडियन एक्सप्रेस में 24th नवंबर 1994 को. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. तो जो इशू उन्होंने इस आर्टिकल में रेज किया है, उन्होंने इसमें क्या कहा है कि जो हेल्थ की कंडीशन है, अर्थ की जो हेल्थ है या जो अर्थ की कंडीशन है वो डे बाय डे डिक्लाइन होती जा रही है. और सेम कंडीशन आज 1994 के बाद आज 2020 में जब हम हैं तो सेम कंडीशन हम आज भी देख रहे हैं 26 इयर्स बाद कि आज भी हमारे जो एनवायरमेंट की कंडीशन है, पहले तो 1994 में पहले तो फिर भी अच्छी थी, लेकिन आज तो हमारे जो एनवायरमेंट की कंडीशन है वो और ज्यादा बुरी हो चुकी है. तो इसी चीजों को उन्होंने इस आर्टिकल में अपने डिस्कस किया हुआ है. सो वी विल बिगिन विद द आर्टिकल. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. जो सबसे पहला आर्टिकल था या जो सबसे पहला मूवमेंट था अर्थ के लिए या अर्थ को सेव करने के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए एंड रिलेटेड टू एनवायरमेंट, वो था ग्रीन मूवमेंट, जो कि 1994 में मतलब उसके 25 साल पहले स्टार्ट किया गया था, जिससे कि जो ह्यूमन लाइफ है या जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको अवेयर किया जा सके अबाउट द कंडीशन ऑफ द एनवायरमेंट, या जो एनवायरमेंट की या जो अर्थ की हमारे लिए इम्पोर्टेंस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था. In 1972, the world first nationwide Green Party was founded in New Zealand. सबसे पहले 1972 में एक नेशन वाइड ग्रीन पार्टी बनाई गई न्यूजीलैंड में. Since then, the movement has not looked back. और तब से जो ये अर्थ को सेव करने का, ये हमारे एनवायरमेंट को ये सेव करने के जो लगातार कोई ना कोई मूवमेंट सामने लिए जा रहे हैं, या ऐसे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिससे कि लोगों को अवेयर किया जा सके, और हमने फिर पीछे मुड़कर इससे कभी भी नहीं देखा. We have shifted one hope irrevocable from the मैग्नेटिज्म व्यू टू होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. पहले क्या था कि जो हम अपना जो अर्थ था, अर्थ को हम एक मशीन के तरीके से ट्रीट करते थे, लेकिन उसके बाद जो लोगों का व्यू पॉइंट था उसमें चेंज आया है. अकॉर्डिंग टू द ऑथर नानी वाला, जो हमारे ऑथर है नानी पालीवाला, उनके अकॉर्डिंग द होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि हमारा जो अर्थ है हमें उसको एक मशीन के तरीके से ट्रीट नहीं करना, बल्कि हमें अर्थ को एक लिविंग बींग्स के तरीके से ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अर्थ को हम एक मशीन के तरीके से यूज नहीं कर सकते, बल्कि हमारे अर्थ की, हमारा जो एनवायरमेंट है इसकी भी कुछ जरूरतें हैं. अगर हम उनको खराब करते जाएंगे तो हम ह्यूमन बींग्स पीस पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे और ह्यूमन लाइफ का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा. It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolving around the Sun.
For the first time in the human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts. तो उन्होंने 16th सेंचुरी में सबसे पहले ये ह्यूमंस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि हमारा जो अर्थ है वो भी एक लिविंग बींग्स के तरीके से ही है, और फिर चाहे जितने भी लोग हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे कोई प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या कोई भी जो स्पीसीज हो, वो अर्थ का सिर्फ एक पार्ट है। हम सब अर्थ का एक पार्ट है और हम अर्थ के बगैर हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए हमें अर्थ को एक मशीन के तरीके से नहीं बल्कि एक लिविंग बींग्स के तरीके से ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। It has its own metabolic needs and the vital process which needs to be respected and preserved. और अर्थ की अपनी कुछ जरूरतें हैं। मेटाबॉलिक नीड्स मतलब जो वो नीड्स जो जिससे हम ग्रो कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हमें फूड ना मिले तो हम ग्रो नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से जो अर्थ की भी कुछ नीड्स हैं, अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से उन पर ध्यान नहीं देंगे, तो जो अर्थ है वो उसको भी हम बचा नहीं पाएंगे। अगर हमें फूड ना मिले तो ह्यूमन बॉडी क्या हो जाएगा, हमारी डेथ हो जाएगी। ज्यादा लंबे टाइम तक हम बगैर फूड के सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो सेम अर्थ के पास साथ भी है, अगर हम अर्थ को उसकी जो जरूरत की चीज है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो अर्थ भी ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। The Earth's vital signs reveals a patient in declining health. We have begun to realize our ethical obligations to be good steward of the planet and responsible trustee of the legacy to future generation. अब हमारी ये मॉरल ड्यूटी बनती है, एथिकल ऑब्लिगेशंस मीन्स हमारी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम अर्थ को सेव करें, और बल्कि हमें एक ट्रस्टी के तरीके से, जैसे कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ट्रस्टी हैं कि हमारा जो अर्थ है या जो हमें अपने फ्यूचर जनरेशन में फोर फादर्स से हमें जो अर्थ में या जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो हमें मिले हुए हैं, उनको हम सेव करके रख सकें, जिससे कि हम अपने आगे फ्यूचर जनरेशन को वो चीजें प्रोवाइड कर सकें। अगर हम अर्थ को आज ही पूरे तरीके से खराब कर देंगे तो हम अपने फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उसको वो चीजें प्रोवाइड नहीं करवा सकते। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. Sustainable development means हमें इस तरीके से डेवलप करना है। अब हमें डेवलप भी करना जरूरी है कि हम अपने आप को डेवलप भी करें, लेकिन हमें इस तरीके से डेवलप करना है कि जो हमारा अर्थ है उसको भी नुकसान ना पहुंचे और जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो भी उनको भी कोई नुकसान ना पहुंचे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स हमें लगातार डेवलपमेंट तो करना है लेकिन अर्थ को नुकसान पहुंचाकर नहीं। तो जो कॉन्सेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये 1987 में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, और ये कॉन्सेप्ट लेकर कौन आया था? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड development. In its report, it defined the idea as development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. That is, without stripping the natural world of resources future generations will need. मतलब क्या था? उन्होंने इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया था जब इसको पॉपुलर किया, कि हमें इस तरीके से डेवलप करना चाहिए कि जिससे कि जो अर्थ के रिसोर्सेस हैं हम उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज तो कर सकें लेकिन हम उनको खराब ना करें। जैसे कि जैसा हमें अर्थ मिला है, हम उसमें या जो हमें रिसोर्सेस मिले हैं, नेचुरल रिसोर्सेस मिले हैं, हम उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें और उतनी ही अच्छी कंडीशन में हम अपने आगे जो आने वाली जनरेशन है उनको भी पास ऑन कर सकें। क्योंकि जितना ये सारी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट होगी। In the zoo of Luasca, Zambia, there is a cage where the notice reads, "The world's most dangerous animal. Inside the cage there is no animal but a mirror where you see yourself." एक जू है जाम्बिया में, वहां पर एक नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है और उस नोटिस बोर्ड में लिखा है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, और बाजू में वहीं पर एक केज रखा हुआ है। केज में लेकिन कोई एनिमल नहीं है बल्कि वहां एक मिरर लगा हुआ है, और मिरर में जब उसमें आप देखोगे तो उसमें आपको अपनी ही इमेज दिखाई देगी। ये हमें क्या सिग्नल देता है कि जो हमारा वर्ल्ड है या अर्थ में
ह्यूमन बीइंग से ज्यादा डेंजरस कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एनिमल क्या है, आप अगर एनिमल से नहीं बोलेंगे तो वो आपको कभी भी हार्म नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ह्यूमन बीइंग ऐसे हैं कि वो अपने बेनिफिट के लिए सब कुछ कर सकते हैं। हम एनिमल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम रिवर्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम अपना बेनिफिट देखने के लिए किसी भी चीज या हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम किसी ये नहीं देखेंगे कि हमारी एक्टिविटीज से किसको क्या नुकसान पहुंच रहा है। तो उसमें उन्होंने क्या नोटिस दिया है कि उन्होंने एक ये बोर्ड लगा रखा है कि सबसे ज्यादा डेंजरस कौन है? ह्यूमन बींग्स। Thanks to the efforts of the number of agencies in different countries, a new awareness has been dawned. Dawned means begin upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from the system based on domination to one based on पार्टनरशिप। डोमिनेशन मतलब जहां पर एक रूलर होता है और वो अपने वर्कर्स से काम करवाता है, और पार्टनरशिप मतलब जहां हम सब मिलकर काम करते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि हमें अर्थ के साथ डोमिनेशन में काम नहीं करना है कि मतलब एक रूलर बन गया और हम उसको गाइड कर रहे हैं, बल्कि हमें अर्थ के साथ मिलकर काम करना है, उसके साथ मिलकर डेवलप करना है, जिससे कि हमारी जो वर्ल्ड है वो डेवलप भी हो जाए और हम सब साथ मिलकर काम भी कर सके। हमारा जो जब पार्टनरशिप में हम काम करते हैं तो हम क्या है, सबका बेनिफिट लेकर काम करते हैं। क्योंकि अगर पार्टनरशिप में हम ये नहीं करते कि किसी एक पार्टनर का बेनिफिट हो गया, अदर पार्टनर को हमने लॉस पहुंचा दिया या अदर पार्टनर का हमने नुकसान कर दिया, नहीं। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो इस तरीके से काम किया जाता है कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो सेम इसमें उन्होंने कहा है कि हमें अर्थ के साथ पार्टनरशिप में काम करना है, जिससे कि हम ना अर्थ को नुकसान पहुंचे और ना हमारा नुकसान हो। साइंटिस्ट हैव cataloged, catalog मतलब लिस्ट बनाना, about 1.4 बिलियन लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। साइंटिस्ट ने एक लिस्ट प्रिपेयर की है और उसमें क्या उन्होंने 1.4 मिलियन ऐसे स्पीसीज को इंक्लूड किया है जो हमारे ह्यूमन बींग्स के साथ अर्थ को शेयर करते हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड एज स्टिल अनकैटलॉग्ड living species. Biologists reckoning things about their 3 to the 100 millions other living species still languish unnamed in इनोगनियस डार्कनेस। उन्होंने क्या कहा, 1.4 मिलियन तो उस लिस्ट में नाम है जो हमारे साथ अर्थ को शेयर करते हैं लिविंग स्पीसीज, लेकिन ऐसे और भी बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं जिनके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है या जिनके बारे में हमें कोई आइडिया भी नहीं है। ऐसे स्पीसीज है जिनके बारे में हम जानते भी अभी नहीं है और जो अभी भी गुमनामी के अंधेरे में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में ना साइंटिस्ट को कोई नॉलेज है ना ह्यूमन बींग्स को, बाकी हम लोगों को कोई नॉलेज है। One of the early international commission which dealt inter alia with the question of ecology and environment with the branded commission which has a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha. Inter alia means among other things. एक इंटरनेशनल कमीशन है जो कि एक एनवायरमेंट और इकोलॉजी के लिए काम करती है। उसमें हमारे एक इंडिया के भी एक पर्सन थे जो उसमें मेंबर है, मिस्टर L.K. Jha. The first bandit report raised the question, are we to live our successors a scorched planet of advanced desert, improvised landscape and ailing environment। और इसी कमीशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और उन्होंने उसमें क्या कहा था कि हमारे पास जो एनवायरमेंट है, मतलब हमें अपने जो फादर्स से एनवायरमेंट मिला है उस एनवायरमेंट में क्या है, ग्रीनरी है, चारों तरफ आपको हरियाली दिखाई देती है, प्रॉपर रिवर्स भी है। लेकिन हम जिस तरीके से अपने एनवायरमेंट को ट्रीट कर रहे हैं, हम अपनी आगे वाली जनरेशन को इस तरीके का एनवायरमेंट नहीं दे पाएंगे। हम एनवायरमेंट कैसा देंगे, बंजर जमीन है, चारों तरफ रेत और एक बहुत ही बुरी कंडीशन में एनवायरमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यूअसली पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, बाकी पॉल्यूशन कर रहे हैं, जिस सबसे क्या हो रहा है, जो हमारी फर्टाइल लैंड है वो बंजर जमीन में कन्वर्ट हो रही है, पेड़ों के काटने से रेत बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें हम अपनी आगे वाली जनरेशन को देने वाले हैं। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज thoughtful book, The Global Economic Prospects, point out that the Earth's principal biological system are 4: fisheries, forest, grassland, and croplands. And they form the foundation of the global economic system. मिस्टर लेस्टर L.R. ब्राउन की एक बुक है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। इस बुक में जो 4 बायोलॉजिकल फैक्टर्स बताए गए हैं, पहला फिशरी, दूसरा फॉरेस्ट, तीसरा ग्रासलैंड और चौथा क्रॉपलैंड्स, ये चारों उन्होंने क्या कहा, ये चारों मेन फैक्टर हैं हमारे एनवायरनमेंट के।
इनकी जो मिस्टर LR ब्राउन की जो बुक है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, इनके अकॉर्डिंग जो हमारे अर्थ के जो 4 प्रिंसिपल फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? फिशरी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड, जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम को भी डेवलप करते हैं. In addition to supplying our food, these 4 systems provide virtually all the raw material for industry except minerals and petroleum derived synthetics. और ये चारों जो फैक्टर हैं यही हमारी हर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं. सिर्फ कौन सी इंडस्ट्रीज को छोड़कर? मिनरल और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज को छोड़कर हमारी जो बाकी की इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज को ये चारों फैक्टर्स ही रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं. इन लार्ज एंड अनसस्टेनेबल लेवल अ पॉइंट वेयर देयर इज अ प्रोडक्टिविटी इज बीइंग डिसअपियर, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड एंड क्रॉपलैंड्स डिओड्राइटेड. और उन्होंने क्या कहा है? इसके साथ साथ जो हमारी फिशरीज है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, फिशेस खत्म होते जा रहे हैं. जो फॉरेस्ट है वो भी धीरे धीरे डिसअपियर होते जा रहे हैं. जो ग्रासलैंड्स हैं वो बंजर जमीन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं. और जो क्रॉपलैंड्स हैं वो भी धीरे धीरे उनकी कंडीशन भी खराब होती चली जा रही है. इन अ प्रोटीन कॉन्सिक्वेंसेज एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे. आज ह्यूमन बीइंग हर कोई प्रोटीन को कंज्यूम करना चाहता है, हर किसी को प्रोटीन की जरूरत है और फिश जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का. तो लोग आजकल जो फिशिंग है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रही है. लोग प्रोटीन के लिए फिशिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे क्योंकि फिशिंग को हमारी कंट्री में ऐसा फूड यूज किया जाता है तो लोग उसके लिए फिशिंग करते हैं. और जिस वजह से कि जो हमारा फिशरीज है वो भी डे बाय डे क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है. इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग. अब जो गरीब देश हैं वो क्या करते हैं? उनमें फॉरेस्ट में जो कमी आती जा रही है. क्यों? क्योंकि वो वुड को कुकिंग के लिए यूज करते हैं, लकड़ी चूल्हे में जलाने के लिए यूज करते हैं. इससे कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो भी धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं. इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट. अब कुछ देर जब फॉरेस्ट की कमी आती जा रही, लकड़ी कम होती जा रही तो वो कॉस्टली भी होती जा रही है. तो उन्होंने इसमें क्या कहा है? व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ. व्हाट गोज अंडर द पॉट मतलब जो पॉट के नीचे लकड़ी जा रही है वो ज्यादा महंगी है बल्कि उस चीज से कि जो पॉट के अंदर जो चीज बन रही है. इसका मतलब जो लकड़ी है वो ज्यादा महंगी है एज कंपेयर टू द फूड. अब लेकिन जो फूड है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा. क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो पैसा है वो हमारा लकड़ी खरीदने में चला जाता है. अब जब जो गरीब लोग हैं अगर वो लकड़ी खरीदने में ज्यादा पैसा लगा देंगे तो जो फूड है वो सस्ता है लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं बचते कि वो प्रॉपर फूड को भी परचेज कर सकें. Since the tropical forest is, in the words of Mr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. जो tropical forest हमारी कंट्री में वो एक पावर हाउस है क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज मिनरल्स उधर पर मिलते हैं. लेकिन अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है? वो कम होते जा रहे हैं. तो इन सारी चीजों में धीरे धीरे इनमें भी कमी आती जा रही है. It has been well said that forest precedes mankind, desert follow. अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है? बहुत अच्छा हमें क्या मिला था? ग्रीनरी मिली थी, जंगल मिले थे. लेकिन हमने क्या किया? इनको काटना शुरू कर दिया. तो हमने जमीन को किस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया है? बंजर जमीन में और रेगिस्तान में. The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dungs for burning deprives the soil of an important natural fertilizers. अब देखिए अब जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो हर साल 40 to 50 मिलियन एकर्स में कम होते चले जा रहे हैं. मतलब हर साल 40 to 50 मिलियन एकर्स जो फॉरेस्ट है वो कम हो जाते हैं. इवन जो काउ डंक है, काउ डंक को क्या करते हैं हम? जो काउ डंक है उसको अगर हम सॉइल में डालते हैं तो हमारी सॉइल कैसी हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है. जो गोबर है वो उसको अगर हम सॉइल में डालते हैं तो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी उसको हम खाद के तरीके से यूज करते हैं. लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं? काउ डंग्स को, गोबर को लकड़ी जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं जिससे कि वो प्रॉपर क्वांटिटी में सॉइल को नहीं मिल पाता और सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होती जा रही है. The World Bank estimate that the 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected firewood demand in the year 2000. तो जब 1994 में ये ऐसे लिखा गया था तब वर्ल्ड बैंक ने ये अंदाजा लगाया था कि अगर हम चाहते हैं कि 2000 तक हमारी कंट्री में
कि जो लोगों की डिमांड्स को पूरा अगर हम करना चाहते हैं तो हमें हर साल 5 गुना तेजी से पेड़ लगाने होंगे। लेकिन हमने 2000 तक कितने क्या किया ये आपको भी पता है। क्यों? क्योंकि आज हम 2020 में, ये ऐसे 26 साल पुराना है और आज 2020 में भी हमारी कंडीशन कितनी ज्यादा बुरी हो चुकी। उस समय हमें 5 गुना लगाने की जरूरत थी, तो आज आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितने पेड़ लगाने की जरूरत है। James Thiep, the president of the World Resource Institute, said that other day, we are seeing that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. जो जेम्स स्टीव हैं, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, उन्होंने क्या कहा कि जो ये हमने अनुमान लगाया है कि जो हमारा जो 1 सेकंड में हमारा 1 एकड़ जो जंगल है वो खत्म हो रहा है। लेकिन हम ये चीज से भी डिक्लाइन नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि बहुत जल्दी, बहुत जो आने वाला समय है उसमें बहुत जल्दी 1 सेकंड में हम 1.5 एकड़ लैंड को खत्म, फॉरेस्ट को खत्म करने की सिचुएशन में। आप खुद सोच सकते हैं कि 1 एकड़, 1 सेकंड में 1 एकड़, तो आप कितना ज्यादा डिस्ट्रॉय उस चीज को कर रहे हैं। Article 40A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. Article 40A है जो Constitution का, उसमें ये बोला गया है, उसमें ये क्लियरली स्टेट किया गया है कि जो गवर्नमेंट है उसकी सबसे पहली ड्यूटी क्या है कि वो हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे। लेकिन ये काम सिर्फ गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती। अगर हम सिटीजन्स या हम ह्यूमन बींग्स जो कॉमन सिटीजन्स हैं, अगर हम इसमें गवर्नमेंट की हेल्प नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट अकेला कितने लोगों को देखेगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हर ह्यूमन बींग को आगे आना पड़ेगा। हमें अपने अंदर से चीज लानी पड़ेगी कि हम अपनी एनवायरमेंट को सेव कर सकें। But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. लेकिन सबसे बुरी चीज क्या है कि हमारी कंट्री में जो कानून बनाए जाते हैं, जो लॉ बनाए जाते हैं, उनको कभी भी पूरे तरीके से, प्रॉपरली तरीके से पूरा नहीं किया जाता। For instance, the Constitution said that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल के लिए क्या कहा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी लिखा है कि हमें कास्ट मतलब कास्टिज्म को खत्म करना है, अनटचेबिलिटी को खत्म करना है, बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी को खत्म करना है। लेकिन जब 1994 में 44 इयर्स हो चुके थे हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिले या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, तो 44 इयर्स में ये चीजें खत्म नहीं हुई। और आप 1994 की बात क्यों कर रहे हैं? आज हम 2020 की बात करते हैं तो हमारे देश में अभी भी कास्टिज्म भी चलता है, बॉन्डेड लेबर, अनटचेबिलिटी भी चलती है। तो ये चीजें आज भी लोगों के अंदर हैं, ये चीजें आज भी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत कुछ लिखा है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे अगर हम देखें तो वो चीजें इम्प्लीमेंट में नहीं आ पा रही हैं। अ रीसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स Estimates Committee has highlighted the year catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. India, according to reliable data, is losing its forest at a rate of 3.7 million acres a year. अगर हम किसी इंडियन डेटा की बात करें, जो इंडियन डेटा है, एक रिलायबल डेटा की अगर हम बात करें तो उसमें क्या बताया गया है कि 3.7 मिलियन एकड़ की रेट से हम हर साल पेड़ों को काट रहे हैं, जंगल को खत्म कर रहे हैं। Large areas officially designated as forest land are already virtually treeless. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. और ये सब तो क्या है, ये सब किताबी बातें हैं। अगर हम एक्चुअल लॉस की बात करें कि हमें एक्चुअली में कितना हम फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं, तो वो 8 टाइम्स ज्यादा है जितना कि हमारे गवर्नमेंट के पास स्टैटिस्टिक्स है या हमारे गवर्नमेंट डेटा है, उसके कंपैरिजन में 8 टाइम्स ज्यादा हम अपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो डेटा है उसी के अकॉर्डिंग ये कितना ज्यादा है, और अगर हम उसके बाद भी इस चीज को खत्म कर रहे हैं तो और कितना ज्यादा ये बुरी कंडीशन में हम हैं। A 33 study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that is critical in many of the 88 countries investigated.
एक सैटेलाइट और एक एरियल फोटोग्राफी के कंडक्ट की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जिसमें क्या रिजल्ट सामने आया था कि जो इन्वायरमेंट है वो बहुत बुरी तरीके से डिओड्राइटेड मतलब खराब हो रहा है। और 88 कंट्रीज का ये इन्वेस्टिगेशन करके ये रिपोर्ट को तैयार किया गया था कि जो हमारा इन्वायरमेंट है ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिओड्राइटिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी की जो कंडीशन है उसका खराब होने का एक सबसे बड़ा रीजन क्या है? पॉपुलेशन। क्योंकि हमारे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इतना स्पीड में बढ़ रही है कि वो एक मेन फैक्टर है जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको लॉस पहुंच रहा है, या बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन हमारी कंट्री में इंक्रीज हो रही हैं। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। जो हमारा 1 बिलियन लगा था, 1 मिलियन का टाइम लगा था हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 1 बिलियन तक पहुंचने में। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। लेकिन ये कब की पॉपुलेशन थी? 1800, अराउंड ईयर 1800। बाद ईयर 1900, लेकिन 100 साल बाद 1900 में एक सेकंड उस 1 बिलियन में 1 बिलियन और ऐड हो गया। And in the 20th century has added another 3.7 billion, और 20th century तक पहुंचते पहुंचते 3.7 बिलियन उसमें ऐड हो चुका था। The present world population is estimated at 5.7 billion। अब प्रेजेंट मतलब 1994 में जो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 5.7 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। Every 4 days the world population increases by 1 million, और हर 4 दिन में हमारी अब पॉपुलेशन 1 मिलियन तक इंक्रीज हो रही है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड एंड हेल्थ इंप्रूव्स। अगर हमारी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी एजुकेशन को बेटर कर सकते हैं और हमारी जो हेल्थ कंडीशन है उनको भी इंप्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने मतलब मान लीजिए आपके पास 10 रिसोर्सेस हैं, अगर उस 10 रिसोर्सेस को 10 लोग यूज करेंगे तो सबको ज्यादा बेटर या अच्छी क्वालिटी में मिल सकता है। लेकिन उन्हीं 10 रिसोर्सों को अगर हम 50 लोगों में बांटते तो उसकी कंडीशन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बुरी होगी ही। This development is the best contraceptive, but in development itself may not be possible if the present increase in the number continues। लेकिन ये डेवलपमेंट तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर लेते। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स दैम टू रिमेन पुअर। अब क्या है, जो रिच लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने क्या किया? अब फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की तो कम बच्चे हुए तो क्या हुआ? उनने ज्यादा अच्छी क्वालिटी उन बच्चों को प्रोवाइड कर सकी, जिससे कि आगे जाके वो बच्चों की क्वालिटी इंप्रूव हुई और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इंप्रूव हुई। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी तो उन्होंने आगे जाके भी अच्छा काम करेंगे। लेकिन जो पुअर है वो उतना एजुकेटेड नहीं है तो उनने क्या किया? उनने फैमिली प्लानिंग नहीं ली और उनके यहाँ ज्यादा बच्चे हुए तो अब उतने ज्यादा बच्चों को वो उतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, जिससे कि वो आगे जाके भी उतना अच्छा अर्न नहीं कर सकते। जिसका रिजल्ट क्या निकल रहा कि जो रिच है वो ज्यादा रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर है वो पुअर होते जा रहे हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क। अब जो कुछ लोगों की, जो गरीब लोग हैं या जो बैकवर्ड क्लासेस से लोग आते हैं, उनकी क्या सोच होती है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा हम अर्न कर सकते। क्यों? क्योंकि सब काम करने जाएंगे और सब कमा के लाएंगे। लेकिन एक्चुअल में ये चीज नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा लोग बेगर कमाई के होंगे। क्यों? क्योंकि उतना काम भी तो मिलना चाहिए। एक मेन फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, हमारे पास काम नहीं है उतना ज्यादा लोगों के पास करने के लिए। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsory sterilized। लेकिन ये जरूरी सजेस्ट नहीं किया जा सकता कि ह्यूमन बींग्स को कैटल्स या जानवर के तरीके से ट्रीट किया जाए और जबरदस्ती उनसे फैमिली प्लानिंग करवाई जाए या जबरदस्ती उनको फोर्स किया जाए कि दैट दे शुड नॉट गिव बर्थ टू द चिल्ड्रंस। बट देयर इज अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द एलिमेंट ऑफ कोरिशन। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उनको अवेयर कर सकते हैं, उनको उसके फायदे और नुकसान बता सकते हैं, जिससे कि वो खुद से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट करें और हमें उनको फोर्स ना करना पड़े। द चॉइस इज रियली बिटवीन द कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। लेकिन अब सबसे बड़ी चॉइस हमारे ऊपर है कि या तो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें या हमारी गरीबी इसी तरीके से हमारे देश में गरीबी बढ़ती जाएगी।
The population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire population of Africa and South Africa put together. 1994 में यह अनुमान लगाया गया था कि इंडिया की पॉपुलेशन 920 मिलियन है, 920 मिलियन है, जितनी की अफ्रीका और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उनकी पॉपुलेशन को मिलाकर उतनी पॉपुलेशन नहीं थी जितनी की हमारी कंट्री की अकेली थी. No one familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hunger hurtments unless population control is given topmost priority. अब सबसे बड़ी चीज क्या है, अब जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो लोगों के पास खाने के लिए उतना प्रॉपर फूड नहीं है, लोगों के प्रॉपर उतनी फैसिलिटीज नहीं है, जिसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि हंगर बढ़ रहा है. अब जब भूख लगी है तो भूख में हमारा दिमाग बंद हो जाता, हम प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर सकते. जब आपकी जरूरतें पूरी होंगी, आपका पेट भरा हुआ होगा, तभी आपका दिमाग प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है. तो आज की डेट में हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी कौन सी हो गई है कि हम अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दें. For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just because of the people but of the planet. We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. The environment problem does not necessarily signal our demise. अब उन्होंने क्या कहा है, अब लेकिन अब टाइम आ गया है कि हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोचना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है कि अब हम अपने इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम को फोकस करें और उसके ऊपर सीरियसली सोचना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर अब हमने ये चीज नहीं किया तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो अर्थ है, वो खत्म हो जाएगा. इट इज पासपोर्ट फॉर अ फ्यूचर. ये हमारे लिए पासपोर्ट तरीके से है फ्यूचर के लिए. क्यों? क्योंकि अगर हमारा एनवायरमेंट ही खत्म हो जाएगा तो हमारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा. तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमें एनवायरमेंट को सेव करना है, जिससे कि हम आगे फ्यूचर में रह सकें. द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज अर्ज्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू सीइंग दैट द वर्ल्ड इज एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन दी डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स. तो अब पूरे अर्थ को टुकड़ों में बंटकर नहीं, बल्कि हमें एक साथ मिलजुल कर हमें अपने एनवायरमेंट को, अपने अर्थ को सेव करना है. इंडस्ट्री हैज द मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन द न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या सबसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है हमारे एनवायरमेंट के लिए. What a transformation would be affected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont. DuPont क्या है? एक बिजनेस का नाम है. उसके चेयरमैन है मिस्टर एडगर्ड एस वुडन. ये उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया था? चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर. किस लिए? जिससे कि वो लोगों को इसके लिए एनकरेज कर सकें. ही सेड आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज द लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस. उन्होंने क्या कहा कि हमें इस तरीके से अब काम करना है जिससे कि हम अपने एनवायरमेंट को सेव कर सकें, लोगों को एनकरेज कर सकें, जिससे कि हम आगे लंबे समय तक चल सकें. ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड बाय मार्केट ट्रेचर during the year of the prime ministership, none has passed so decisively into a current coins of English usage as the fastidious words. No generation has a freehold on this earth. तो उन्होंने क्या कहा, जो एक मार्गरेट ट्रेचर थे, उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कोई परमानेंट ओनरशिप नहीं है उनके पास अर्थ की. हम जब तक अर्थ में रहते हैं तब तक हम इसके ओनर हैं, लेकिन हमारी डेथ के बाद हमारी ओनरशिप खत्म हो जाती. तो उन्होंने क्या कहा कि जो ह्यूमन बींग है वो कोई परमानेंट तो है नहीं, उनका टेम्पररी ओनरशिप है उनके पास. तो हम क्यों उस चीज को खत्म कर रहे हैं? हमारी किसी का हमारे ऊपर ये क्या है, एक जिम्मेदारी है या हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि हमें ये इस चीज को सेव करके रखना पड़ेगा. जब आप किसी से कोई चीज उधार लेते हो तो आप उसको और अच्छे तरीके से रखते हो. क्यों? क्योंकि किसी और की चीज खराब ना हो जाए. तो हमें उसी तरीके से अपने अर्थ को भी सेव करके रखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अर्थ सिर्फ हमारा नहीं है, ये सिर्फ टेम्पररी हमारे पास है. As we all have to is a life tenancy with a full repairing lease. In other words, Mr. L. Brown, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our generation. और L. Brown ने क्या कहा है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये विरासत में मिला है अपने पूर्वजों से, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अर्थ उधार में मिला है अपने बच्चों से. क्यों? क्योंकि जो चीज हमें विरासत में मिलती है हम उसको कभी केयर नहीं करते, लेकिन अगर कोई चीज हम उधार में लेते हैं, किसी दूसरे की चीज होती है, तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं जिससे कि वो चीज खराब ना हो जाए. तो हमें इसी तरीके से अपने अर्थ को भी सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आज हमें अर्थ
हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बुरी कंडीशन में है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको किस तरीके से सेव करके चलते हैं. सो दिस इज अबाउट द चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. इफ यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, give your comment that you understand it or not. Okay, I'll provide you the question answers. Note down your question answers in your fair copy. And as you have seen in your first term examination, the objective questions comes in the between the question. So most of you are not even to give the answers. So it's only possible if you are giving the answers if you properly understand the chapter. Because without this, it's not possible for you all to give the answers of the objective questions or the question which comes in between the chapter. I hope you understand this chapter. Thank you.